नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएएस सागा हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा छठा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बुद्धिज़्म से रिलेटेड वो सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बुद्धिज़्म के ओरिजिन के बारे में। बुद्धिज़्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, जिनका असल में नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पिताजी का नाम सुधोधन था, जो कि शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, इसलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। उनकी माताजी का नाम माया था। जब महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने जीवन में 4 चीज़ देखी। पहला, एक डेड बॉडी। दूसरा, एक सिक मैन। तीसरा, एक ओल्ड मैन। और चौथा, एक रेनेसिएंट यानी कि सन्यासी। ये चारों चीज़ें देखने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि जो सिक मैन है, ओल्ड मैन है और जो डेड मैन है, वो सफरिंग्स को डिनोट करता है, जबकि जो सन्यासी है, रेनेसिएंट है, वो इन सब चीज़ों के से पार पाने का रास्ता है। तो इसको इसी इन इंसिडेंट से इंस्पायर होके उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और वो सच की तलाश में निकल गए। वो अगले 6 वर्षों तक अलग अलग तरीके उन्होंने अपनाए अपने जीवन में एनलाइटनमेंट को प्राप्त करने के, परंतु जब उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं हुआ तो वो फाइनली उस रास्ते को छोड़ के वो एक बोधि ट्री यानी कि बोध गया में एक ट्री था पीपल का, उसके नीचे बैठ गए ध्यान की मुद्रा में। और 49वें दिन उनको फाइनली एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। और जैसे ही उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई तो उनको उपाधि मिल गई बुद्धा की, यानी कि एक एनलाइटन बिंग की। लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिलने के बाद उन्होंने फिर फर्स्ट टाइम वो गए सारनाथ के डियर पार्क में, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला सरमन दिया 5 जनों को, अश्वजीत, उपाली, मोगलन, सरिपुत्रा एंड आनंद को। इस डियर पार्क में जब उन्होंने पहला जो इनका सरमन था, इसको धर्म चक्र प्रवर्तना हम के नाम से जाना जाता है। फाइनली लॉर्ड बुद्धा अलग अलग जगह पे जाकर अपने जीवन में अपने अपनी टीचिंग्स का उन्होंने प्रचार किया और फाइनली 486 बीसी में कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई, यानी कि महापरिनिर्वाणा को प्राप्त हो गए। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं बुद्धिज़्म के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो कि हमें बुद्धिस्ट आर्ट्स में बार बार देखने को मिलते हैं, और इन सिंबल्स का क्या मतलब है वो भी मैंने इस इमेज में बता रखा है। सबसे पहला जो सिंबल देखने को मिलता है वो है वाइट एलिफेंट, जो कि मायास के ड्रीम यानी कि माया के ड्रीम को दर्शाया गया है, जिसमें एक वाइट एलिफेंट उनके सपने में आता है। ये जो वाइट एलिफेंट माया के सपने में है, ये बुद्धा के कंज्यूममेंट को डिनोट करता है, यानी कि बुद्धा उनकी माँ के पेट में प्रवेश करते हैं। सेकंड जो सिंबल है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है वो है लोटस एंड बुल। लोटस और बुल जो है वो बुद्धा के बर्थ को डिनोट करते हैं। तीसरा जो सिंबल है हॉर्स के साथ, हॉर्स पे बुद्धा बैठे हुए हैं और वो जा रहे हैं। ये जो सिंबल है ये डिनोट करता है बुद्धा के डिपार्चर को, सिद्धार्थ के डिपार्चर को, उनके घर से जब छोड़ के जाते हैं 29 साल की उम्र में, उसको ये डिनोट करता है। नेक्स्ट है बोधि ट्री। बोधि ट्री बेसिकली एनलाइटनमेंट को डिनोट करता है बुद्धा के। जो चक्रा है वो चक्रा बुद्धा के फर्स्ट सरमन जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था डियर पार्क में, उसका सिंबल है। फाइनली जो स्तूपा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बुद्धिज़्म का, वो महापरिनिर्वाण यानी कि महात्मा बुद्ध के फाइनल जो इस दुनिया को छोड़ के गए थे डेथ को सिंबलाइज करता है। अभी आप ये देख सकते हैं आप अलग अलग जो इमेजेस हैं उसमें, जैसे ये जो है ये माया का ड्रीम है, ये यहाँ पर ये बुद्धा ये घोड़े बैठे हुए हैं और जा रहे हैं। ये जो बुद्धिज़्म का जो चक्र है इसमें 8 व्हील है, जबकि जो वैष्णविज्म का जो व्हील है उसमें 24 स्पोक्स है, इसमें केवल 8 स्पोक्स है। ये है अपना स्तूपा सांची का, जो कि महापरिनिर्वाणा को सिंबलाइज करता है। अब हम बात कर लेते हैं बुद्धिज़्म के डिफरेंट टेक्स्ट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कैनोनिकल टेक्स्ट। कैनोनिकल टेक्स्ट वो टेक्स्ट होते हैं जो कोर रिलीजियस इन नेचर होते हैं, यानी कि ये इनका जो नेचर है वो प्योरली रिलीजियस है। बुद्धिज़्म में जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है त्रिपिताकास। त्रिपिताकास बेसिकली पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जो कि ओल्ड थेरावाड़ा स्कूल के जो है से बिलोंग करते हैं, जिनको हम बाद में
हिनायना भी बोलते हैं। त्रिपिताकास में जो पहला है वो सुत्त पिताका। सुत्त पिताका बेसिकली जो बुद्धा के जो रिलीजियस डिस्कोर्स है, जो बुद्धा ने जो क्या बोला है रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में, उनको कंपाइल किया हुआ है सुत्त पिताका में। नेक्स्ट है विनय पिताका। विनय पिताका बेसिकली इसमें जो मॉन्क्स हैं, जो संघा है बुद्धिस्ट संघा, उसमें जो मॉन्क्स हैं उनके किस तरीके से उनको बिहेव करना है उसके बारे में रूल्स लिखे गए हैं। इसको इसके अंदर पति मोक्ष भी हैं। पति मोक्ष बेसिकली जो थेरावाड़ा स्कूल है उनके रूल्स हैं। नेक्स्ट जो है पिताकास में वो है अभिधम पिताका। अभिधम पिताका कुछ नहीं है, बस जो सुत्त पिताका में जो बुद्धा का रिलीजियस डिस्कोर्स है उसी को ही फिलोसफिकल डायमेंशंस के बारे में उनको एनालिसिस करके बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जमाया गया है। सुत्त पिताक जो हैं उसके 5 निकाय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 निकाय याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है। पहला है दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्र निकाय। इसमें से अंगुत्र है वो बहुत फेमस है, वो बार बार आता है रेफरेंसेस में बहुत सी चीज़ों में। दूसरा है खुदक निकाय। अंगुत्र निकाय के बारे में हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था महाजनपदा में। अंगुत्र निकाय हमें इंफॉर्मेशन देता है 16 महाजनपद के बारे में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है कैनोनिकल में वो है जातकास। जातकास बेसिकली जो बुद्धा है उनकी प्रीवियस बर्थ के बारे में स्टोरीज इसमें दिखाई गई है, इसमें लिखी गई है। ये जो जातकास है ये सुत्त पिताक का जो खुदक निकाय है उसका पार्ट है। अब नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट भी बुद्धिज्म में बहुत सारे हैं। नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट बेसिकली जो कोर रिलीजियस टेक्स्ट है पिताकास, उनको छोड़ के जितने भी टेक्स्ट हैं वो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं बुद्धिज्म के। ये बेसिकली फिलोसफिकल डिस्कशंस इनके अंदर हैं जो कि किंग्स और मॉन्क्स के बीच में हुए थे, मॉन्क्स के आपस में डिस्कशंस, वो सब चीज़ें इसमें इन टेक्स्ट में कंपाइल्ड है। इसमें जो मोस्ट फेमस हैं उनमें जैसे मिलिंद पना है, दीपवंशा है, महावंशा है। दीपवंशा और महावंशा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ये। जो महायाना बुद्धिज्म के टेक्स्ट हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, सभी ज़्यादातर नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं। अवधारणा टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है क्वेश्चन के रूप में कि अवधारणा टेक्स्ट बिलोंग्स टू विच रिलीजन। ऑप्शन में दे सकता है बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका सेक्ट्स या चारवाकास। तो आपको पता होना चाहिए कि अवधारणा टेक्स्ट इज अवादना बेसिकली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अब हम बात कर लेते हैं बुद्धिज़्म के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की इस टॉपिक का, वो है बुद्धिज़्म की रिलीजियस डॉक्ट्रिन क्या थी। सबसे पहले तो इन्होंने जो वैदिक रिचुअल्स और सेरेमनीज थी उनको रिजेक्ट कर दिया था। सेकंड, जो वेदास थे, इन्होंने बुद्धा बोलते थे कि जो वेदास हैं वो अपने आप में बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ है, परंतु उन्होंने उनकी इनफेलेबिलिटी, उनको सुप्रीम मानने से मना कर दिया था। बुद्धा फोकस करते हैं ज्ञान मार्ग पे, यानी कि नॉलेज ऑफ पाथ ऑफ नॉलेज को फॉलो करने की वो बात करते हैं। बुद्धा ने जो एग्जिस्टेंस है, सोल की एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से नकार दिया। नेक्स्ट, बुद्धा ने जब उनके जो फॉलोवर ने जब बुद्धा से पूछा कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, तो इस बात पर बुद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि बुद्धा का कोई भी मत नहीं है कि नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बुद्धिज़्म कंडीशनल को प्रोडक्शन पर भी डिपेंड करता है, बिलीव करता है। कंडीशनल को प्रोडक्शन का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग जब एनलाइटमेंट प्राप्त करता है तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाता है और वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसमाइग्रेशन होता है एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे। ये कंडीशनल को प्रोडक्शन होता है। कंडीशनल क्यों होता है? क्योंकि जब तक एनलाइटमेंट प्राप्त करेगा तभी वो कंडीशन फुलफिल करेगा, तो ही वो अगली स्टेज पे जा पाएगा। बुद्धिज़्म कर्मा की थ्योरी को अच्छे से बिलोव करते हैं कि कर्मा इज सुप्रीम। बुद्धिज़्म में अल्टीमेट गोल बुद्धिज़्म में क्या है, वो है निर्वाणा की अचीवमेंट। निर्वाणा क्या है? बेसिकली एनलाइटनमेंट का नेक्स्ट स्टेज है, एनलाइटनमेंट ही है पर सुप्रीम नॉलेज को गेन करना। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म ह्यूमन बीइंग निर्वाणा अपनी लाइफ टाइम में अचीव कर सकता है, जबकि डेथ के बाद ह्यूमन बीइंग महापरिनिर्वाणा को अचीव करता है। जबकि जैनिज्म मानता है कि जो व्यक्ति हैं वो मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के बाद ही प्राप्त करता है। जो बुद्धिज़्म है यानी कि बुद्धा, वो मध्यम मार्ग में बिलोंग करते हैं, ना तो जब एक्सट्रीम एक्सेटिज्म ना ही एक्सट्रीम मटेरियलिज्म, बीच का मार्ग ये फॉलो करने के लिए बोलते हैं। अहिंसा में इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। बुद्धिज़्म में जो बुद्धास हैं उनके टीचिंग्स बेसिकली 2 प्रकार के टीचिंग्स हैं। पहला, बुद्धा ने कहा है कि इस संसार में 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। पहला कि ये जो वर्ल्ड है ये फुल ऑफ सफरिंग्स है। अब ये जो सफरिंग है इस वर्ल्ड में उनका कुछ ना कुछ कोज है, और कोज क्या है? डिज़ायर है, इग्नोरेंस, अटैचमेंट टू द वेरियस थिंग्स इन द लाइफ।
और इन कोज को रिमूव करने का एक रास्ता, यानी कि सफरिंग है, सफरिंग का कोज है, कोज को रिमूव करने का रास्ता है, और जो रास्ता है वो है 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग जिनको हम बोलते हैं। अब 8 फोल्ड पाथ क्या है बेसिकली? 8 फोल्ड पाथ बेसिकली ये जो लिस्ट है वो है कि इंसान को अपने जीवन में सही चीज़ देखनी चाहिए, राइट व्यू होना चाहिए, उसके जीवन में राइट एम होना चाहिए, राइट स्पीच, सही सच उसको हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, राइट एक्शन उसको परफॉर्म करने चाहिए, सही तरीके से जीवन जीना चाहिए, लाइवलीहुड सही तरीके से होना चाहिए उसका, उसके जो एफर्ट्स हैं वो राइट डायरेक्शन में होने चाहिए मेडिटेशन की तरफ, उसकी जो माइंडफुलनेस है यानी कि उसको लाइफ में मेडिटेशन करना चाहिए, राइट कंसंट्रेशन यानी कि ह्यूमन बींग को अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को लगाना चाहिए और कंसंट्रेशन बिठानी चाहिए ताकि वो एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर सके। बुद्धिज़्म का एक अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कि पतिच्च समुपद। पतिच्च समुपद का मतलब है कि लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यानी कि अपन अपने जीवन में कोई भी घटनाक्रम करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो वो हर चीज़ एक दूसरे से डिपेंडेंट रहती है। अगर हम एक चीज़ करेंगे तो वो दूसरी चीज़ का उसका रिजल्ट होगा, अगर वो दूसरी चीज़ होगी तो उसका अगला रिजल्ट होगा। तो एक दूसरे से डिपेंडेंट है हर चीज़, कोई भी चीज़ आइसोलेटेड नहीं है। इसलिए हमें अपने हर जीवन में कोई भी कर्म करने से करते हैं तो उसको ध्यान से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। अब बुद्धिज़्म का सोशल सिस्टम्स पे क्या व्यू है? सबसे पहले तो उन्होंने जो ब्राह्मणिकल वर्ना ऑर्डर था जिसमें ब्राह्मणास को टॉप पे रखा गया था उसको रिजेक्ट कर दिया। पर इन्होंने वर्ना सिस्टम को रिजेक्ट नहीं किया, वर्ना को इन्होंने रखा, पर ब्राह्मणिकल वर्ना को इन्होंने रिजेक्ट किया और इन्होंने टॉप पे जो ब्राह्मण थे उसकी जगह उन्होंने क्षत्रिय को टॉप पे रख दिया। बुद्धिज़्म सोशल मोबिलिटी में फुल्ली बिलीव करते थे, यानी कि इनका वर्ना सिस्टम तो इन्हें बिलीव करते थे परंतु ये बर्थ बेस्ड नहीं था, कर्मा बेस्ड रखा था। इन्होंने कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने बुद्धिज़्म ने वुमेन को फर्स्ट टाइम मोनेस्ट्रीज में अलाउ किया। जो बुद्धा थे उनकी जो फोस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी, वो पहली फर्स्ट वुमेन डिसिपल थी बुद्धा की। जो बुद्धिज़्म था उन्होंने सेकेंडरी और टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया, एग्रीकल्चर और लैंडिंग को भी इन्होंने सपोर्ट किया। अब हम बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल की जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पर हुई। सबसे पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? जैसे बुद्धा की डेथ हुई 483 BC में, उसी के बाद जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो एक जगह मिले राजगृह में और उन्होंने काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन किया। इस काउंसिल को हेड कर रहे थे महाकश्यप, और इस काउंसिल में जो बुद्धा की जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन थी उनको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट सुत्त पिताका और विनय पिताका, यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि सुत्त पिताका एंड विनय पिताका कौन सी काउंसिल के दौरान बनाए गए थे? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान। इसमें विनय पिताका जो था उसको तो पाली के अंदर रखा गया था उनकी लीडरशिप में, और सुत्त पिताका को आनंद की लीडरशिप के अंदर कंपाइल किया गया था। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल बेसिकली 100 साल बाद वैशाली में 383 BC में। इसमें कोई मेजर आउटकम नहीं आया, पर इसमें एक घटना इंपॉर्टेंट हुई, वो थी कि इसके बुद्धिज़्म के अंदर पहला स्प्लिट हुआ। ये पहला स्प्लिट होके 2 ग्रुप बने, स्थावीरावादींस और दूसरा महासंघिकास। स्थावीरावादींस बिलीव करते थे जो ऑर्थोडॉक्स विनय पिताका था, जो पुराना वाला विनय पिताका जो रूल्स थे मॉन्क्स के लिए, उसको ये बिलीव करते थे। जबकि महासंघिकास का मानना था कि नहीं, हमें इन रूल्स को चेंज करना चाहिए टाइम के हिसाब से। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के टाइम पीरियड में पाटलिपुत्र में हुई, मोगलीपुत्र टिस्सा के अंदर। इस बुद्धिस्ट काउंसिल में जो अभिधम पिताका था, जो थर्ड पिताका है, उसकी कंपाइलेशन की गई। सेकेंड है, नेक्स्ट है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, बेसिकली कनिष्क, कुषाण रूलर कनिष्क के अंदर कश्मीर में हुई, जिसको कुंडल वन भी बोला जाता था उस समय में। इस गैदरिंग में, ये बेसिकली गैदरिंग थी हिनाइस्ट्स की, गैदरिंग ऑफ हिनाइस्ट्स। इस काउंसिल में जो महायाना बुद्धिस्ट थे और जो हिनायन बुद्धिस्ट थे उनके बीच में डिवीजन हो गया और महायाना बुद्धिज़्म का इमरजेंस हुआ। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए UPSC के लिए। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो बुद्धिज़्म के वेरियस इंपॉर्टेंट स्कूल्स और सेक्ट कौन कौन से हैं। स्थावीरावादी हमने पहले बात कर दी, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में इसका इमरजेंस हुई थी। ये बेसिकली जो पुराना विनय पिताका था उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, जबकि महासंघिकास थे वो कहते थे कि नहीं, जो विनय पिताका है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हिनायना या थेरावाड़ा स्कूल, जो कि बेसिकली जो ओरिजिनल डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा थी उसको फॉलो करते थे। वहीं जो महायाना बुद्धिज़्म था वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था ओरिजिनल बुद्धिज़्म से, जो कि हम आगे देखेंगे। वज्रायना जो बेसिकली
जो तांत्रिसिज्म का जो एंट्रेंस हुई बुद्धिज़्म में, उसके बाद जो बुद्धिज़्म का जो इमर्जेंस हुआ, जो जिस प्रकार का बुद्धिज़्म इमर्ज हुआ उसको वज्रायना बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं महायाना बुद्धिज़्म के बारे में। महायाना बुद्धिज़्म का इमर्जेंस बेसिकली 1st सेंचुरी BC में हुआ, और फाइनली जब कश्मीर में जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, उसमें बेसिकली ये एक इंडिपेंडेंट सेक्ट के रूप में इमर्ज हो गया। जो महायाना बुद्धिज़्म में इसको महासंघिका स्कूल के टेक्स्ट में ट्रेस कर सकते हैं इसके ओरिजिन को। महायाना का जो बेसिक मीनिंग है वो है ग्रेटर व्हील। ग्रेटर व्हील यानी कि बड़ा धर्म का चक्र। इसके जो प्रोमिनेंट जो एक्सपोनेंट्स में नागार्जुन और आर्यदेव आते हैं। महायाना शून्यता के आइडिया में बिलीव करता है, यानी कि वॉइड और नॉन रियलिटी ऑफ थिंग्स। शून्यता यानी कि कोई चीज़ है वो उसको होते हुए भी नहीं है, वो वॉइड है अपने आप में, कि एक बिलीफ है इसका बुद्धिज़्म का। नेक्स्ट है महायाना बुद्धिज़्म ने जो लैंग्वेज थी, मीडियम ऑफ डिस्कोर्स, उसको संस्कृत इन्होंने चूज़ किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो महायाना बुद्धिस्ट थे वो मंत्रास में बिलीव करते थे एक्सट्रीमली। ये वर्शिप ऑफ इमेज करते थे, बुद्धास और बोधिसत्वास की इमेजेस को ये पूजते थे। महायाना बुद्धिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया है वो है बोधिसत्वा में बिलीफ। बोधिसत्वा क्या है ये हम आगे देखेंगे। महायाना बुद्धिज्म की जो 2 इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं उनमें एक माध्यमिका स्कूल है और दूसरी है योगचारा स्कूल। अब हम देख लेते हैं कि बोधिसत्वा का असल में कॉन्सेप्ट है क्या। बोधिसत्वा बेसिकली जो ओल्डर बुद्धिज़्म था, यानी कि हिनायस थे, वो बिलीव करते थे कि निर्वाणा जो है वो ह्यूमन बीइंग का फाइनल गोल है। निर्वाणा प्राप्त करने के लिए ह्यूमन है वो अरहट बन जाएगा, यानी कि फाइनल उसको इस जो साइकिल है संसार का उससे वो निकल जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाएगी। जबकि महायाना बुद्धिज़्म अरहत बनने को एक लेसर गोल मानते हैं और मानते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनको बोधिसत्वा का पाथ फॉलो करना चाहिए, यानी कि फाइनल स्टेप है जो अरहट का, उसको नहीं लेके बोधिसत्वा के रूप में दूसरे लोगों को हेल्प करनी चाहिए एनलाइटनमेंट की प्राप्ति के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पद्मपानी बोधिसत्वा है, ये इमेजेस अपनी अजंता केव में मिलती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अरहट और बोधिसत्व में क्या अंतर है। अरहत बेसिकली वो पर्सन है जो कि निर्वाणा की प्राप्ति के लिए एफर्ट डालता है और फाइनली जब निर्वाणा उसको मिल जाता है तो वो जो संसार है, इस वर्ल्ड के जो साइकिल है, उससे वो अपने आप को डिसअपियर हो जाता है। वहीं बोधिसत्वा क्या है? बोधिसत्वा बेसिकली एक एनलाइटेंड बीइंग है जो डिसाइड करता है कि वो फाइनल स्टेप है अपनी लाइफ का निर्वाणा का, उसको नहीं लेगा, उसको डिले करेगा और टाइम देगा दूसरे लोगों की हेल्प करने में, ताकि वो अभी अपने जीवन में एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर सके। ये बोधिसत्व मंजूश्री की इमेज है। मंजूश्री बेसिकली फ्यूचर बुद्धा है, सॉरी फ्यूचर बुद्धा नहीं है, ये बुद्धिस्ट में बोधिसत्व है। फ्यूचर बुद्धा तो मैत्रेय है जो कि अगली स्लाइड में है। बोधिसत्वा का जो कॉन्सेप्ट है वो बिलीव करता है ग्रेटर कंपैशन में। ग्रेटर कंपैशन मतलब वही है कि इंसान को अपने जीवन में दूसरों की हेल्प करनी चाहिए ताकि वो भी अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सके। बोधिसत्वा के जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है वो है पारामितास, यानी कि कोई भी इंसान अपने जीवन में जब बोधिसत्व बनता है तो बोधिसत्व बनने के लिए उसको बहुत सारे मेरिटोरियस एक्ट्स करने पड़ते हैं। अब वो मेरिटोरियस एक्ट जो करता है अपने जीवन में, उन्हीं मेरिटोरियस एक्ट्स को हम बोलते हैं पारामितास। तो बेसिकली यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पारामितास इन बुद्धिज्म रेफर्स टू, ये ऑप्शन दे देंगे मेरिटोरियस एक्ट्स परफॉर्म बाय द बोधिसत्वा, और भी बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। अब हम वाइंड अप करने से पहले देख लेते हैं कि बुद्धिज्म के सक्सेस और फेलियर के क्या क्या रीजन थे। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर था बुद्धिज्म के सक्सेस में कि जो उस समय जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था वो डीजेनरेटेड स्टेज में पहुंच चुका था और लोगों को नए रिलीजन की तलाश थी। तो जब बुद्धिज्म आया था तो लोगों ने आसानी से बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। जो बुद्धिज्म था उसका लिबरल एंड प्रोग्रेसिव कैरेक्टर था, उसने भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। पर्सनैलिटी ऑफ बुद्धा अपने आप में ग्रेट पर्सनैलिटी थी। उनके डिस्कोर्स और रिलीजियस जो टीचिंग्स थी उनको लोगों ने उनकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो बुद्धिज्म था उन्होंने जो कॉमन मास की लैंग्वेज थी पाली उस समय चलती थी उसको फॉलो किया, उसमें अपने डिस्कोर्स को रखा, तो लोग ज़्यादा लोगों को समझ में आया और उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। इसके अलावा जो बहुत उस समय के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, ग्रेट रूलर्स जैसे कि अजातशत्रु, अशोका, कनिष्का, इन्होंने इनको बुद्धिज्म को
पैट्रोनेज प्राप्त करी और उनकी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई ताकि उनको प्रमोट किया जा सके बुद्धिज़्म को। इसके अलावा जो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। किस तरीके से? 2 तरीके से। पहला कि इन्होंने फंड किया जो मोनेस्ट्रीज थी, और दूसरा कि जो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थे ये अलग अलग जगह पे जब इंटरनेशनल ट्रेड किया तो इनके साथ साथ बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी गए और बुद्धिज़्म का स्प्रेड हुआ। इसके अलावा जो बहुत सारे फॉरेन रूलर्स थे उन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया, जिसमें चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना के जो रूलर्स थे उन्होंने इंडिया में एम्बेसडर्स भेजे इंडिया से बुद्धिस्ट मॉन्क्स को लाने के लिए। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनमें आते हैं धर्म रक्षित और कश्यप मतांग। कश्यप मतांग ये दोनों गए। उसके अलावा कुमार जीवा को भी चाइना में ले जाया गया 5th सेंचुरी एडी में, जो कि वहाँ पर एक कम से कम 800 स्कॉलर्स की जो सभा थी उसको हेड करते थे और बुद्धिस्ट टेक्स्ट को चाइनीज़ में ट्रांसलेट करते थे। इसके अलावा बुद्धिज़्म करीब करीब 1000 साल के बाद अपने पीक पे आने के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया और अराउंड 10th सेंचुरी एडी के अराउंड वो ऑलमोस्ट बहुत नेग्लिजिबल कंडीशन में पहुंच गया। इसका रीज़न क्या था कि 4th सेंचुरी एडी के अराउंड बुद्धिस्ट जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था वो रिवाइव हो गया और उन्होंने लिबरल प्रोग्रेसिव वैष्णविज्म का रूप ले लिया, जिसकी तरफ लोगों ने वापस अपना रुख करना शुरू कर दिया। दूसरी बात थी कि जो बुद्धिस्ट सिस्टम था, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, उसमें बहुत सारे एविल्स की एंट्री हो गई। तीसरा कि जो महायाना बुद्धिस्ट थे जो कि बाद में डोमिनेंट हो गए 1st सेंचुरी एडी के बाद में, उन्होंने अपने डिस्कोर्स में संस्कृत को अडोप्ट कर लिया, जिससे कि क्या हुआ कि जो कॉमन मासेस थे उनसे उनका कनेक्ट ख़त्म हो गया। उसके अलावा बुद्धा जैसी कोई पर्सनैलिटी नहीं रही उसके बाद में, ताकि जो जब शंकराचार्य थे, जो वैदिक स्कॉलर्स थे शंकराचार्य, उनको डिबेट में कम्पीट कर सके। इसके अलावा रॉयल पैट्रोनेज भी इन्होंने लॉस हो गई, क्योंकि गुप्तास के बाद कोई भी रॉयल पैट्रोनेज इनको नहीं मिली एक्सेप्ट कुछ पालास के ईस्टर्न इंडिया में। ट्रेड एंड कॉमर्स भी 5th सेंचुरी एडी के बाद डिक्लाइन हो गया, जिससे कि इनकी जो पैट्रोनेज थी वो फिर और कम हो गई। इसके अलावा बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने एंटी बौद्धिस्ट पॉलिसीज अपनाई, जैसे कि पुष्यमित्र शुंगा और शशांका और बंगाल। इसके अलावा फाइनल जो कील थी बुद्धिज़्म में वो ठोक दी इन्होंने इन्वेजन और टर्क्स ने। जो टर्क्स थे उन्होंने इन्वेजन किया और उन्होंने जो डोमिनेंट एरियाज़ थे बुद्धिज़्म के, नॉर्थ वेस्ट अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, कश्मीर, इनको बहुत बुरी तरह तबाह कर दिया और बुद्धिज़्म को ख़त्म कर दिया, वरना बुद्धिज़्म सेंट्रल एशिया तक था। तो आज इस तरीके से हमने देख लिया बुद्धिज़्म के बारे में। आपका इस लेक्चर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।